रात के ठीक 12 बजे, जब हवा भी जैसे डर के मारे रुक गई थी, मैं पहली बार उस हवेली के टूटे हुए लोहे के गेट के सामने खड़ा था। वही हवेली जिसके बारे में गांव वाले फुसफुसा कर कहते थे कि जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन मुझे जाना ही था, क्योंकि मेरे छोटे भाई की आखिरी लोकेशन यही जगह थी। गेट को धक्का देते ही उसकी कराहती आवाज ने जैसे सन्नाटे को चीर दिया, और अंदर कदम रखते ही लगा जैसे किसी ने मेरी सांसों को पकड़ लिया हो। हवेली बाहर से जितनी खंडहर थी, अंदर उतनी ही अजीब तरह से साफ, जैसे कोई अब भी यहाँ रहता हो। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें मुझे घूर रही थी, और जैसे ही मैं एक तस्वीर के पास गया, मुझे यकीन हो गया कि अभी अभी उसमें खड़ी औरत की आंखें झपकी थी। मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा भ्रम है, लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से पायल की धीमी आवाज आई, छन छन छन, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रहा हो। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो आवाज उसी से आ रही है, लेकिन पायल की आवाज साफ थी और वो मेरे ठीक पीछे आकर रुक गई। मैं जड़ हो गया। हिम्मत जुटाकर जैसे ही पीछे मुड़ा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो मेरे चारों ओर घूम रहे थे। अचानक एक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हुआ और हवेली में ठंडी हवा का झोंका दौड़ गया, जैसे किसी ने मुझे अंदर फंसा लिया हो। मैं भागकर उस कमरे की तरफ गया जहाँ से आवाज आई थी, और दरवाजा खोलते ही मेरा खून जम गया। कमरे के बीचों बीच मेरा भाई खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। तू आ ही गया। उसकी आवाज मेरी नहीं, किसी और की थी, भारी, खुरदरी और डरावनी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे की दीवारों से सैकड़ों हाथ निकलकर मुझे पकड़ने लगे। मैं चिल्लाया, लेकिन आवाज जैसे गले में ही दब गई। मेरा भाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा, और हर कदम के साथ उसका शरीर बदल रहा था। हड्डियां टूटने की आवाज, गर्दन का अजीब तरीके से मुड़ना, और उसकी मुस्कान और चौड़ी होती जा रही थी। अब तू भी यही रहेगा, उसने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि ये मेरा भाई नहीं, कुछ और है, कुछ बहुत पुराना, बहुत खतरनाक। मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और खिड़की की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही कूदने वाला था, पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, बर्फ जैसा ठंडा। मैं धीरे धीरे मुड़ा, और इस बार जो मैंने देखा उसने मेरी आत्मा तक हिला दी। पूरा कमरा लोगों से भरा था, लेकिन वे लोग नहीं, उनकी लाशें थी। सबकी आंखें काली, सबकी मुस्कान एक जैसी, और सब एक साथ मेरी तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक मेरी नजर एक कोने में गई। वहाँ मेरा भाई पड़ा था, असली वाला। उसकी आंखें खुली थी, जैसे वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थी। मैं समझ गया, मैं बहुत देर कर चुका था। तभी पूरे कमरे में एक साथ आवाज गूंजी, अब अगला नंबर 13 है। और अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह जब गांव वाले हवेली के बाहर पहुंचे तो गेट खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस फर्श पर 2 नए गीले पैरों के निशान थे, जो धीरे धीरे हवेली के सबसे अंधेरे कोने की तरफ जा रहे थे, और वहां से फिर कभी कोई आवाज नहीं आई। सुबह की पहली किरण जैसे ही उस वीरान हवेली की टूटी खिड़कियों से अंदर घुसी, गांव वालों को लगा शायद अब वहां का डर खत्म हो गया होगा, लेकिन सच तो अभी शुरू हुआ था। उसी दिन दोपहर को हवेली के पास खेलने वाले बच्चों ने अचानक चीखते हुए गांव की तरफ भागना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि हवेली के अंदर से किसी ने उनका नाम लेकर पुकारा, और वो आवाज किसी जिंदा इंसान की नहीं थी। डर के बावजूद कुछ बहादुर लोग अंदर जाने को तैयार हुए, क्योंकि अब 2 लोग, मैं और मेरा भाई, गायब थे। जैसे ही वे लोग हवेली में दाखिल हुए, उन्हें अंदर की हवा में एक अजीब सड़ांध महसूस हुई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि फर्श बिल्कुल साफ था, सिवाय उन गीले पैरों के निशानों के, जो अब 4 अलग अलग दिशाओं में बन चुके थे, जैसे अंदर सिर्फ 2 नहीं, कई लोग चल रहे हों। उनमें से एक आदमी, रघु, हिम्मत करके उन निशानों का पीछा करने लगा, और बाकी लोग उसके पीछे पीछे। वे सभी हवेली के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे, जहां एक बंद कमरा था, जिसे गांव वाले सालों से शापित कमरा कहते थे। दरवाजे पर अजीब से निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे खरोंच खरोंच कर चेतावनी लिखी हो, मत खोलो। लेकिन रघु ने जैसे ही दरवाजे को छुआ, वह अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर का नजारा देखकर सबकी सांसें थम गईं। कमरे की दीवारों पर खून से सैकड़ों नाम लिखे थे, और उन नामों में अब मेरा और मेरे भाई का नाम भी शामिल था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन नामों के नीचे ताजा खून टपक रहा था, जैसे अभी अभी लिखा गया हो। तभी कमरे के बीचों बीच रखे पुराने शीशे में हलचल हुई, और उसमें धीरे धीरे हमारी परछाइयां उभरने लगी, मैं और मेरा भाई। लेकिन हम वैसे नहीं थे जैसे असल में थे। हमारी आंखें पूरी काली थीं, और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। अचानक शीशे के अंदर वाला मैं आगे बढ़ा, और उसने कांच के उस पार से अपना हाथ बाहर निकाल दिया। हाँ, सच में बाहर, जैसे शीशा कोई दीवार नहीं, बस एक रास्ता हो। रघु डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शीशे से निकले उन हाथों ने एक एक करके सबको पकड़ना शुरू कर दिया, और जो भी उस स्पर्श में आया, उसकी आंखें उसी पल काली हो गईं। कमरे में चीखें गूंजने लगी, लेकिन बाहर खड़े लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, जैसे उस कमरे की आवाजें वहीं कैद हो गई हों। कुछ ही मिनटों में सब शांत हो गया।
जब बाहर इंतजार कर रहे लोगों ने हिम्मत करके अंदर झांका तो कमरा खाली था। न रघु न बाकी लोग, सिर्फ दीवार पर कुछ नए नाम जुड़ गए थे। और उस शीशे में अब और भी ज्यादा परछाइयां खड़ी थी। सब मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वे सब एक साथ बाहर आने की कोशिश कर रही थी। उसी रात पूरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों को अपने ही घरों में किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। आईने में अपनी जगह किसी और का चेहरा दिखने लगा। और सबसे खौफनाक बात, हर आईने के कोने में एक ही चीज लिखी नजर आती, हवेली अब यही है। और अगले दिन जब सूरज उगा तो गांव का कोई भी इंसान पहले जैसा नहीं था, क्योंकि अब हवेली सिर्फ एक जगह नहीं रही थी, वह हर उस आईने में बस चुकी थी जहां कोई अपनी परछाई देखने की हिम्मत करता। और शायद अगर तुम अभी किसी आईने के सामने खड़े हो तो ध्यान से देखना, कहीं तुम्हारी परछाई तुम्हारी हरकतों से एक सेकंड पीछे तो नहीं चल रही, क्योंकि अगर ऐसा है तो समझ लो हवेली ने तुम्हें भी देख लिया है।